जी बेटा, हम 3-4 लेक्चर पढ़ चुके हैं। आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है रेट्रोग्रेडेशन के बारे में ही है। उस पे अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन जो यूनिट्स हैं इसके स्टार्च के, उनका इफेक्ट चेक करना है। इससे पहले हमने रेट्रोग्रेडेशन के बारे में पढ़ा कि वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है या उस पे कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो वो हम कंप्लीट कर चुके थे। तो उसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं। तो आज हमने जो स्टार्ट करना है, अमाइलोज जो एक यूनिट है जिसमें अल्फा 1,4 लिंकेज होती है, उसका इफेक्ट रेट्रोग्रेडेशन प्रोसेस पे क्या होता है। क्या ये रेट्रोग्रेडेशन प्रोसेस को डिले करता है, स्टॉप करता है या इन्हांस करता है। इस तरह अमाइलोपेक्टिन का रोल क्या, वो रेट्रोग्रेडेशन प्रोसेस को इंक्रीज करेगा, इन्हांस करेगा या डिक्रीज करेगा या स्लो करेगा। क्या है, अगर अमाइलोज कंटेंट एक स्टार्च के अंदर ज़्यादा है, उसकी रेशो ज़्यादा है, तो रेट्रोग्रेडेशन स्टॉप हो जाएगा या इंक्रीज हो जाएगा। इसी तरह अमाइलोपेक्टिन कंटेंट अगर ज़्यादा है, उसकी रेशो ज़्यादा है, तो फिर रेट्रोग्रेडेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये दो चीज़ें आज हमने डिस्कस करनी है। तो जो अमाइलोज है, इस चीज कंसिडर यानी ये प्राइमरली कंसिडर किया जाता है, रिस्पॉन्सिबल किया समझा जाता है फॉर रेट्रोग्रेडेशन प्रोसेस पे। ठीक है। वैक्सीमेज में कि वैक्सीमेज में अमाइलोज कंटेंट बहुत कम होते हैं। ठीक है। अमाइलोपेक्टिन कंटेंट की ज़्यादा रेशो होती है। तो उसमें के बहुत कम या बिल्कुल महदूद लेवल पे रेट्रोग्रेडेशन होती है। इट्स मीन अमाइलोज कंटेंट का ज़्यादा रोल है रेट्रोग्रेडेशन प्रोसेस को इन्हांस करने में, रिस्पॉन्सिबल है ये। ठीक है। Dissolve amylose molecules themselves in parallel alignment so that number of OH group 1 ion come close to those on adjacent chain। ठीक है। ये एक प्रोसेस लिखा हुआ है कि किस तरह अमाइलोज कंटेंट की वजह से रेट्रोग्रेडेशन स्टार्ट होती है। इसमें उन्होंने बताया है कि OH ग्रुप किस तरह रीअलाइन होता है, आपस में उनकी अलाइनमेंट पैरेलल किस तरह होती है। कि डिजॉल्व अमाइलोज मॉलिक्यूल ओरिएंटेड, यानी आपस में ही अमाइलोज जो कंटेंट्स हैं वो डिजॉल्व होते हैं। उन डिजॉल्वमेंट की वजह से जो OH ग्रुप हैं एक दूसरे के पैरेलल आ जाते हैं, उनकी अलाइनमेंट पैरेलल हो जाती है। तो OH और H मिलके पानी बनाते हैं, तो उसकी वजह से वो कंटेंट क्लोज हो जाते हैं, उसकी वजह से रेट्रोग्रेडेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। OH group form association through interchange hydrogen bonds। इट्स डेफिनेटली ये तो होना ही है जब ऊपर से OH ग्रुप और OH इकट्ठे होंगे। When association take place, amylose chain are bound together to form aggregate that are insoluble in water। इस एसोसिएशन की वजह से जो ऊपर OH ग्रुप की और H ग्रुप की होती है, उसकी वजह से अमाइलोज जो चेन्स हैं वो आपस में बाउंड हो जाती हैं और उसकी वजह से एग्रीगेट्स बन जाता है, वो इनसॉल्युबल इन वाटर हो जाती है। ठीक है। ये अमाइलोज का रोल चल रहा है रेट्रोग्रेडेशन के हवाले से। तो इनमें ये आगे नेक्स्ट जो स्टेप है, इन डेरिवेटिव स्टार्ट सॉल्यूशन एग्रीगेटेड चेन ऑफ अमाइलोज प्रिसिपिटेट। प्रिसिपिटेट आपको पता है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा प्रिसिपिटेट बनना क्या होता है। तो प्रिसिपिटेशन क्या होती है, तो उन जो एग्रीगेशन बनता है चेन का अमाइलोज का, वो फिर प्रिसिपिटेट बना देते हैं और उस प्रिसिपिटेट या डिस्पर्शन की वजह से जो है अमाइलोज इंट्रैप्स द एक्वस फ्लूइड अवेलेबल इन द सिस्टम फॉर्मिंग अ जेल। ठीक है। ये पूरा एक प्रोसेस लिखा हुआ है। ये अगर बोर्ड होता या हम लाइव बैठे होते तो इजी था अंडरस्टैंड करना। अब आपको जस्ट इसमें गो थ्रू होना है या रटा लगाना है। ठीक है। और फिर ये आगे एक्सरे डायफ्रैक्शन का बताया हुआ है कि वो किस तरह क्रिस्टलाइन ऑर्गेनाइजेशन को शो करते हैं। ये एक टेक्निक है जिसकी वजह से हम पता चला लेते हैं अमाइलोज का इफेक्ट किस तरह पड़ता है अमाइलो उस पर रेट्रोग्रेडेशन पे। तो इसके लिए कुछ खास टेम्परेचर रिक्वायर्ड है टू रीडिसॉल्व अमाइलोज इन वाटर 100 to 160 ग्रेड अमाइलोज रैपिड रेट्रोग्रेशन बिकॉज़ इट इज लीनियर चेन। तो यहाँ से अंदाजा लगा लें कि लीनियर चेन इसके लिए ज़्यादा इफेक्टिव है रेट्रोग्रेडेशन को इन्हांस करने के। ठीक है। लीनियर चेंज का पॉजिटिव इफेक्ट है, रेट्रोग्रेडेशन इन्हांस करता है। ठीक है। रेट ऑफ इफेक्टेड बाय द चेन लेंथ ऑफ अमाइलोज। वही चीज़ दोबारा रिपीट हो रही है कि चेन लेंथ, लंबाई कितनी है, लीनियर तो है, फिर उसकी लंबाई कितनी है उस पर भी इफेक्ट करता है। ठीक है। अमाइलोज एक्टिविटी मैक्सिमम रेट ऑफ रेट्रोग्रेडेशन एट अ डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन अबाउट 100 to 200 ग्लूकोज। यानी अगर उसकी चेन के 100 to 200 ग्लूकोज यूनिट होंगे तो उसकी मैक्सिमम रेट्रोग्रेडेशन होगी।
ठीक है। अमाइलोज एक्सिबिट अ मैक्सिमम रेट ऑफ रेट्रोग्रेडेशन, मैक्सिमम रेट एक्सिबिट करेगा जब 100 टू 200 ग्लूकोज यूनिट उसके साथ अटैच होंगे। इससे ज़्यादा या कम होंगे तो इफेक्ट पड़ेगा। रेट ऑफ डिक्रीजेज विद लॉन्गर एंड शॉर्टर वन। अगर 100 से कम है यानी 50 चेन्स हैं या 250 चेन्स हैं, 300 चेन्स हैं, तो वो ज़्यादा डिक्रीज होगा रेट्रोग्रेडेशन प्रोसेस। ये थोड़ा सा याद कर लेना कि कितनी चेन हो, ये शायद मैं फिल इन द ब्लैंक्स में दे दूं कि किस लेवल पे कितनी चेन्स हो तो वो रेट्रोग्रेडेशन मैक्सिमम लेवल पे होता है। Long amylose molecule don't readily move into the tight association with other chain and help। वो भी बता रहा है कि अगर ज़्यादा होंगी तो उसकी वजह से हर्डल क्रिएट होगा रेट्रोग्रेडेशन प्रोसेस में। और इस तरह अमाइलोज मॉलिक्यूल स्मॉलर देन ऑप्टिमम डोंट एसोसिएट कंप्लीटली एंड टू शॉर्ट टू गिव जेल, यानी वो कम होंगी तो जेल नहीं बना सकेंगी। ज़्यादा होंगी तो फिर भी नुकसान है, कम होंगी तो एक ख़ास लेवल पे 100 टू 200 लेवल पे ये मैक्सिमम रिजल्ट देंगी, मैक्सिमम रेट्रोग्रेडेशन होगी। तो अब है कि अमाइलोपेक्टिन का रोल क्या है। तो नॉर्मली जो ऑर्डिनरी कंडीशन है बहुत कम रोल है, यहाँ लिखा हुआ है डज नॉट प्ले एनी रोल इन रेट्रोग्रेशन ड्यू टू इट्स हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर। वो लीनियर था, लीनियर का पॉजिटिव इफेक्ट था पहले बताया। और अगर अमाइलोपेक्टिन ज़्यादा होगा उस रेशो में तो रेट्रोग्रेडेशन डिक्रीज होगी क्योंकि इसका कोई पॉजिटिव इफेक्ट नहीं है। रेट्रोग्रेडेशन ड्यू टू इट्स हाईली ब्रांच क्यों कम होता है, ये ब्रांचेस ज़्यादा होते हैं, इसमें अल्फ़ा 1,4 लिंकेजेस भी होती है और अल्फ़ा 1,6 लिंकेजेस भी होती है। उसकी वजह से ये ब्रांच चेन होगा, ब्रांच चेन की वजह से रेट्रोग्रेडेशन नहीं होती। एसोसिएशन ऑफ डिसॉल्व माइलोपेक्टिन मॉलिक्यूल इज स्ट्रांगली इनहिबिटेड बाय देयर हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर। फिर वही बात दोबारा रिपीट हुई है, फिर है माइलोपेक्टिन मॉलिक्यूल डोंट रेट्रोग्रेड इन नॉर्मल कंडीशन। सेम वही, माइलोपेक्टिन टेंड टू रेट्रोग्रेड अंडर हाई कंसंट्रेशन और फ्रीजिंग टेम्परेचर। यानी कहाँ जाके होगी, या तो बहुत ही हाई कंसंट्रेशन हो या वो फ्रीजिंग टेम्परेचर हो, तो वहाँ रेट्रोग्रेडेशन कुछ ना कुछ होगी इसकी वजह से। रेट्रोग्रेडेशन टेक प्लेस ड्यू टू एसोसिएशन ऑफ आउटर चेन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ जो आउटर चेन्स हैं वो आपस में मिलकर लीनियर बना के तो वो रेट्रोग्रेडेशन कर सकती हैं। तो ब्रेड स्टेलिंग इसकी एग्जांपल है। ठीक है, मेन ब्रेड स्टेलिंग होती है, ब्रेड का ख़राब हो जाना। अगर अमाइलोपेक्टिन ज़्यादा होंगे ब्रेड ख़राब होंगे। अब है बेटा, आपने देख लिया है माइलोज लीनियर चेन है, उसका ज़्यादा रोल है रेट्रोग्रेडेशन में, वो उसको इन्हांस करता है। और माइलोपेक्टिन ब्रांच चेन है, ये चीज़ बस सिर्फ एक याद रखनी है, ब्रांच चेन है, उसकी वजह से वो रियलाइन नहीं हो सकते हैं इतनी इजीली। तो उसकी वजह से रेट्रोग्रेडेशन उसकी क्रिस्टल रियलाइन नहीं हो सकती, उसकी वजह से रेट्रोग्रेडेशन स्लो होता है प्रोसेस, बल्कि बाद दफ़ा होता ही रही है। अब है कि कुछ मेथड्स हैं स्टार्च को एनालिसिस के, मेथड्स हैं, फिर ये कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ इक्विपमेंट्स यूज़ होंगे कि स्टार्च को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, स्टार्च के स्ट्रक्चर को कैसे कर सकते हैं। तो ये कुछ एनालिसिस मेथड हैं कि स्टार्च को हम किन किन तरीक़ों से मेजर कर सकते हैं। इनकी डिटेल तो नहीं है, सिर्फ आपने इनकी हेडिंग ही याद करनी है कि ये दीज में डिफरेंट मेथड आर यूज टू एनालाइज। वहाँ भी अगर मैं पूछूँ आपसे क्वेश्चन पेपर के अंदर कि एनलिस्ट द स्टार्च एनालिसिस मेथड, तो आपने ये जितने भी हैं एनलिस्ट कर देने हैं कि हम ग्रेन्यूल का स्ट्रक्चर मेजर कर सकते हैं, क्रिस्टलिटी मेजर कर सकते हैं, विस्कोसिटी कम या ज़्यादा हो वो चेंजेस हम मेजर कर सकते हैं, स्वेलिंग पावर, स्टार्च कंटेंट, स्टार्च डैमेज, डैमेज स्टार्च जिसको कहते हैं, अमाइलोज और माइलोपेक्टिन कंटेंट रेशियो, ये चीज़ें मेजर कर सकते हैं। तो ये जो टेक्निक्स हैं इनके थ्रू ये कर सकते हैं। एनालिसिस मेथड कैन बी डिस्कस है, माइक्रोस्कोपी है, एक्सरे क्रिस्टोग्राफी है, विस्कोसिटी बेस्ड मेजरमेंट है, ये वही हमने पढ़ लिया माइलोग्राफ वगैरह। ठीक है, और कोई अदर मेजरमेंट है जैसे रैपिड विस्को एनालाइजर है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, या कोई क्रोमेटोग्राफिक टाइप भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये चार आपने याद रखनी है, और इन चारों से क्या मेजर कर सकते हैं, ये वाली चीज़ें मेजर कर सकते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेन्यूल कैसा हो सकता है एक्सरे डायग्नोस्टिक से, क्रिस्टलिटी कैसी होगी उसकी, उसके लिहाज से कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, चेंजेस इन विस्कोसिटी कैसी होंगी, वो तो वो रैपिड विस्को एनालाइजर से या माइलोग्राफ से, स्वेलिंग पावर, स्टार्च कंटेंट, स्टार्च डैमेज
डैमेज स्टार्ट कंटेंट, अमाइलोज, हमारा बैक्टीरियल रेशो, ये चीज़ें हम कैसे कर सकते हैं ये आपने याद करना है। तो माइक्रोस्कोप भी हम कल पढ़ेंगे, यहाँ तक ये लेक्चर काफ़ी है। तो इसमें कोई क्वेश्चन हुआ तो मुझे बता देना। थैंक यू सो मच। और इसको एक दफ़ा गो थ्रू आपने लाजमी होना।